हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एवरीवन इज ओके। शुरू करते हैं आज हमारा न्यू चैप्टर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझने से पहले हम इसको टू पार्ट्स में बांटेंगे। वन रिलेट करता है बिजनेस से एंड द अनदर वन इज एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आ चुके हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लिविंग के लिए ज़रूरी है, इसके अंदर आपके सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ट्रेडिंग आ गया, सर्विस की आ गई। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लिवलीहुड के लिए ज़रूरी है वो बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस के अंदर शामिल की जाती है। और ये सिंगल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होनी चाहिए, वो बिजनेस है। अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जिसके अंदर रहते हुए हमें अपना बिजनेस करना पड़ता है। एनवायरनमेंट एक ऐसी सराउंडिंग, एक ऐसा माहौल, हमारे आसपास में जो हमारे सप्लायर्स है, हमारे मार्केट है, पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी जो लोकेलिटी वहां पर रह रही है उसकी जो डिमांड्स है वो पूरी की पूरी चीजें क्या होगी, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होगी। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट्स है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, किन किन तरीकों से ये बिजनेस के साथ रिलेट करता है। तो वो पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बोला गया कि बिजनेस में आपको अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए, बिजनेस का काम क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लेकर आना और कस्टमर को उसकी इच्छा के अनुसार उसको प्रोवाइड करवाना। अब अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए, उसके चैलेंजेस को फेस आउट करने के लिए, बिजनेस को सरवाइव करवाने के लिए आपके पास कुछ एडिशन होना चाहिए, एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को मार्केट में खड़ा कर सके। तो वो स्किल क्या होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए कि आप मार्केट में जैसे चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, जो बिजनेस है हमारा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके। एबिलिटी टू चेंज, एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, हमारा बिजनेस उसके अकॉर्डिंग हम स्विच करवा सके। और सेकंड होता है कि बिजनेस को ग्रो करवाने की हमारे पास स्किल हो। सिर्फ चेंज करवा लेना ही काफी नहीं है, लेकिन मार्केट में स्टैंड अप करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशन होना चाहिए, एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो बिजनेस को डेवलप करे, ग्रोथ करवाए और औरों के कंपैरिजन में हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि टू सर्वाइव कंपनी टू स्किल्स मस्ट हैव। दो स्किल कौन सी होनी चाहिए? एबिलिटी टू थ्राइव, थ्राइव मीन्स ग्रोथ करवाने के लिए, और सेकंड है आपकी एबिलिटी टू चेंज, कि मार्केट में कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर लो। यहाँ पे हमने ये बात की कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट हमने अभी ये बोला कि जो हमारे बिजनेस का, जो हम ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसके आसपास के अंदर और उसके अंदर जो भी माहौल अवेलेबल है, जो माहौल, जो सराउंडिंग बिजनेस के बाहर है और बिजनेस के अंदर है, उन सब का टोटल ही क्या है? एनवायरनमेंट है। अब हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कोई सोसाइटी की जो थिंकिंग वगैरह है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर आई है, तो वो चीजें, हमारा सप्लायर कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसा है, हमारा कस्टमर हमसे अल्टीमेटली क्या डिमांड करना चाह रहा है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। और ये जो फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं ये क्या है? आपके एनवायरनमेंट का पार्ट माना गया है। तो अब इसमें हम ये बोलेंगे कि एनवायरनमेंट जो है वो हमने देख लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस को इम्पैक्ट डालने वाले जो भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कवर होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसके कुछ फीचर्स, उसको कलेक्टिवली कि बिजनेस के जो एनवायरनमेंट्स है, बिजनेस का जो सराउंडिंग है, उसमें क्या क्या फीचर्स, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि किसे कहा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोली गई कि ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होता रहता है, इसमें चेंज करने की नेचर होती है, ये एक स्टेबल नहीं होता। मार्केट में जो भी चेंज हुआ है, आसपास में कोई चेंज हुआ है, कंपटीटर ने कोई चेंज किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ नहीं आई है, तो हम उसकी जरूरतों को देखते हुए, समय की डिमांड को देखते हुए अपने अंदर उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं, कुछ नया एडिशन करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये एनवायरनमेंट का एक गुण है, आपको ऐसा करना ही होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में डायनेमिज्म होता है, ये
कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो क्या होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। एनवायरमेंट चेंज होगा, वो स्टेबल नहीं हो सकता। फैशन की वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है, या कई बार कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से आपके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखा जाए तो एनवायरमेंट क्या है, डायनेमिक नेचर का है, वो चेंज होता है। सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कंडीशंस को लेकर के बना है। सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को हम एनवायरमेंट नहीं कहते, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, बहुत सारे सोर्सेज इसके होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इसमें सप्लायर भी आ गया। अब सप्लायर अलग तरीके से सोचता है, कस्टमर अलग तरीके से सोचेगा, उसके अलावा गवर्नमेंट अपनी अलग ही पॉलिसीज बनाएंगी। देन आफ्टर कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो गया। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी की अलग ही थिंकिंग है, जहाँ पे हम स्टैंड अप कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, वो कैसे सोच रही है। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस कैसे है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उनका भी एरिया अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो ये बोला जाना कि इसको हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इन सबको एक साथ कंप्लीटली स्टडी करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। इसलिए ये बोला गया कि एनवायरमेंट को समझना एक ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एनवायरमेंट जल्दी से समझ में नहीं आता, आपको बहुत डिटेल में इसको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है इट हैज ए फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि ये एक लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आप पे डालता है। अगर आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देते हैं या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चलाते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। आप अगर एनवायरनमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप उस एनवायरनमेंट में स्टेबल हो जाएंगे और आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो ये बोलता है कि फार रीचिंग इम्पैक्ट इसको देखने मिलते हैं। अगर एनवायरनमेंट से आपने को रिलेट कर लिया है तो वहां पर आपको ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। मल्टीफेसेटेड का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट जो है उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं, मतलब अलग अलग ओपिनियंस का होना। मल्टीफेस्टेड का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर जो है वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो सबके व्यूज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन सबको मिला करके हर एक पर्सन की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करके आपको अपने बिजनेस को चलाना होता है। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अभी हमने बात की कि जैसे सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, या फिर गवर्नमेंट हो गई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स के साथ सोचती है और एनवायरनमेंट में रहती है। तो इन सबको एक साथ अंडरस्टैंड करना एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट के अंदर ये सब कवर्ड होते हैं। तो ये बोला गया कि मल्टी फेस्टेड है, बहुत सारे फेसेस होते हैं इसके अंदर, और उन सबको वेलकम करते हुए उनमें से अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कर सको, डिफीट कर सको। तो ये एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किन किन नेचर्स का होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिया गया, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कलेक्शन इनका मुश्किल हो जाता है। वहीं पे डायनामिक में बोलता है कि चेंजिंग नेचर के होते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे कंटिन्यूस चेंजेस देखने को इसमें मिलते हैं। मल्टीफेस्टेड कैरेक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्वर्स, कि वो किस नजरिए से अपना व्यू पॉइंट रखता है। तो इन सबके व्यूज अलग होते हैं। फार रीचिंग इम्पैक्ट, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। बिजनेस को अगर सरवाइव करना है, बिजनेस को मार्केट में खड़ा रहना है, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट तो समझना ही होगा। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि अगर आप उस एनवायरनमेंट को समझ गए हो तो आपका बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चल पाएगा। अदरवाइज बिजनेस आपका जो है, आपका वर्क एनवायरनमेंट से बाहर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। एनवायरनमेंट की स्टडी करने से, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उन इंफॉर्मेशन से ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि व्हाट इज बेनिफिशियल और व्हाट इज नॉट, कि फेवरेबल कंडीशंस कौन सी है और अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी है। इन सबके बारे में अंडरस्टैंडिबिलिटी आती है। और जो बिजनेस है वो ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना उसके लिए सही है। तो देखा जाए एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो अपनी ग्रोथ के लिए क्या काम कर लेता है। सेकेंड है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मार्केट में हमने एंट्री की, एनवायरनमेंट को आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि मार्केट किस नेचर का है,
वहां पर लोग किस तरीके से रिएक्ट, कस्टमर्स जो है वो क्या चाहते हैं। उसके अलावा आपको अदर सिचुएशन जैसे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, एप्लीकेबल जो लॉ है, जिस इंडस्ट्री में आपने एंट्री किया उस इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, तो कॉम्पिटिटर्स का नेचर, उन सबको हमने स्टडी किया। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे लिए कहाँ से हम फायदा कमा सकते हैं, कहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज निकल करके आएगी। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या एक्शन ले रहे हैं और कौन सी चीज हमारे एडवर्स में जा रही है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कहा जाए तो वो हमारे लिए थ्रेट है, हमें नुकसान पहुंचाने की हमें एक कंडीशन नजर आ रही है फ्यूचर में। तो ये यहाँ पे हमें अवेयर करता है हमारे अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल उनके लिए और जो थ्रेट्स हमारे बिजनेस पे आ सकती है उनके बारे में। तो डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इसमें हेल्प करता है। इमेज बिल्डिंग, एनवायरनमेंट के अंदर इमेज बिल्डिंग का ये मतलब है कि अगर आपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप उसमें बहुत जल्दी इस्टेब्लिश्ड हो जाओगे। इस्टेब्लिश्ड होने का मतलब आप अपने बिजनेस की ग्रो करवा रहे हो, कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन में आपका एक ब्रांड नेम बन जाएगा। जो ब्रांड आपने बनाया है वो आपकी इमेज बिल्डिंग है और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की वजह से ही आपने अपने ब्रांड को बढ़ाया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करें इस चीज को क्रिएट करने के लिए। मीटिंग कंपटीशन, कॉम्पिटिशंस, जो कॉम्पिटिटर्स है, हम एनवायरनमेंट की स्टडी करने जाते हैं तो हम कॉम्पिटिटर की स्टडी भी करते हैं। उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, वो किस चीज के लिए कैसे एक्शन लेता है, क्या प्लान्स हैं उसके, उन सब के बारे में हम एनालाइज करते हैं और उनको एनालाइज करने की वजह से हम ये जान पाते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है और हमें उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। देखा जाए तो हम एक तरीके से अपने कंपटीशन को कम करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर देते हैं और ये संभव हो पाता है एनवायरनमेंट की वजह से। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है डायनेमिक नेचर का। एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इसका मतलब उसमें कंसिस्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली उसको अंडरस्टैंड करना है। तो वहां पर आपकी जो लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगी। कंटिन्यू आप एक नई नई चीजों को देखने को आपको मिलेगी, नई स्किल्स डेवलप होंगी, एक नया नॉलेज आपके पास आएगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कंटिन्यूस लर्निंग की जो सिचुएशन है, एक लर्निंग एबिलिटी हमारे अंदर पैदा कर देता है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के अंदर कंटिन्यूस लर्निंग का जो एटीट्यूड है उसको इम्प्रूव करता है। यहाँ पे नीचे बोला गया कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। कोई भी बिजनेस हो उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एनवायरनमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सो दैट वो एनवायरनमेंट में अपने आप को उस मार्केट में स्टेबल कर सके। तो जो रिसोर्सेज है और जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों ही उसे अपने आसपास के सराउंडिंग से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। और ये लेने के बाद वो एक पावर, एक पोजीशन, एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पर वो डिसीजन लेता है, राइट डिसीजन लेने की सिचुएशन में होता है और व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट का वो डिसीजन ले पाता है। इनको अब हम वन बाय वन देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एनवायरनमेंट कई तरीके का होता है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे पार्ट्स है। तो यहाँ पे ये बोला है कि एनवायरनमेंट कई पार्ट्स में बटा हुआ है और बहुत सारे फैक्टर्स को कवर करता है क्योंकि वो डायनेमिक नेचर का है। पहली बात तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको एनवायरनमेंट से मिलेगी कि वो चेंज क्यों हो रहा है। सेकेंड ये कि इसमें बहुत सारे व्यूज होते हैं, मल्टीफेस्टेड होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। अब अगर हम अब अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए बैठे तो हमें वहां से क्या मिलेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस किसके रिगार्डिंग मिलेगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में मिलेगी, हमारे सोशल और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में मिलेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो लीगल लॉज वगैरह उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सप्लायर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कस्टमर का क्या रिएक्शन है। कुल मिलाकर के जो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, जो जो फैक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हमें एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। और उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद जो मैनेजर है या जो बिजनेस ऑनर है वो एबल हो सकते हैं, वो कैपेबल हो जाते हैं क्या करने में, अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करने में कि क्या किया जाना चाहिए वो प्लान करते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस बनाए जाते हैं, किन चीजों को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट्स है और कैसे वो फर्दर अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं एक नया कुछ करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को जनरेट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें
सारे के सारे डिसीजंस जो है वो कहाँ से निकल करके आते हैं, अगर हमें एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर हमें एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो हम बिजनेस ऑनर के रूप में इन सब चीजों से, इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और ये इस तरीके से डिसीजन लेने में एबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एक्सचेंज होते हैं। रिसोर्सेज से मतलब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप कोई और सर्विस दे रहे हो तो उसके लिए आपको और किसी चीज की जरूरत हो सकती है। फाइनेंस एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करें तो रॉ मटेरियल, अगर और कोई प्रोसेस करें तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं और विदाउट इन्वायरमेंट वो ये कलेक्ट नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट के ये सब चीजें एनवायरनमेंट का पार्ट है, अगर उसे इन सब चीजों की जरूरत है तो उसे एनवायरनमेंट के अंदर एंट्री करनी होगी, उसको समझना होगा और वो ये चेक करेगा कि उसे कहाँ से लेना बेनिफिशियल है। वो रिसोर्सेज उसे सप्लाई कहाँ से हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर से हो रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर ये सब चीजें अरेंज्ड है, इंटरसेक्ट करता है। वो जो मार्केट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल है उनके साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने के लिए वो बेटर ऑप्शंस चूज करने की कोशिश करता है, बेटर रिसोर्सेज उसको अवेयर करने की जरूरत करता है। तो वो चीजें क्या है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा ये कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट, आपने इनपुट अरेंज किया और उससे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, उसे भी आपको मार्केट के अंदर बेचना है, उसके लिए फिर से आपको एनवायरनमेंट के एंटर करनी होगी, उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी एनवायरनमेंट के ऊपर और वहां पर फिर आप उसकी स्टडी करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइप के लोगों को दिया जा सकता है। तो जो रिसोर्सेज है वो आइदर इंटरनल हो सकता है, इनपुट हो सकता है कि वो आपके रिक्वायर्ड है, और हो सकता है कि वो आउटपुट हो जो आपको बाहर वापस सप्लाई करना है। तो इन दोनों ही के लिए पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे होती है, पूरी डिपेंडेंसी एनवायरनमेंट के ऊपर होती है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। इन्फ्लुएंस और पावर का एक्सचेंज कैसे होता है, जो एनवायरनमेंट होता है उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, उसके पास ये पावर है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को माउल्ड कर सकता है। कैसे, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सारी चीजों को कवर करके चलता है। ऑर्गेनाइजेशन उसका एक स्मॉल पार्ट है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका एक स्मॉल पार्ट है, उसमें और भी अदर तरीके के बिजनेस होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी होंगी। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एक स्मॉल पार्ट है। अगर एक स्मॉल पार्ट कुछ भी चेंज करता है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एनवायरनमेंट में सडनली चेंज होने से उस ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखा ये जाए तो एनवायरनमेंट उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर अपने पावर को एंजॉय कर रहा है, उसका राइट उसके ऊपर आ गया है, इनडायरेक्टली वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कंट्रोल करने के लिए तरीके हो सकते हैं कि टैक्सेस बढ़ा दो, या फिर लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेलिटीज है, उनको बढ़ा दो। उसके अलावा एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दो कि इस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया में आप इस नंबर से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि गवर्नमेंट भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर, उसकी प्लानिंग के ऊपर, उसके डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल पूरी की पूरी तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो ये कहना कोई गलत नहीं है कि एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी डिसीजन मेकिंग्स को, और उसके ऊपर उसका एक पावर को एंजॉय करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंसिडरेबल कंट्रोल वो होल्ड करता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करे। अब हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हमने ये बोला कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट डालता है, पर कैसे डालता है? एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, कुछ तो पॉजिटिव सेंस में हो सकता है, कुछ नेगेटिव सेंस में हो सकता है। पॉजिटिव से मतलब ये है कि जो मार्केट में जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं वो उसके ऊपर प्लस में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सेकंड ये कि आप अपने प्रोडक्ट को या आपने अपने बिजनेस को मार्केट में शुरू किया है, किसी एनवायरनमेंट में एंट्री की है, तो वहां पर बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को आपको फेस आउट करना होता है। तो ये सारे भी क्या कर रहे हैं, आपके डिसीजन को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि एनवायरनमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये इन्फ्लुएंस को करने के लिए इस इन्फ्लुएंस को आपको लेना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप ये एनवायरनमेंट को इग्नोर करके अपने बिजनेस को चला सको। तो कुल मिलाकर के बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के गोइंग कंसर्न को रखने के लिए
पूरी तरीके से आपको एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, उसमें हो रहे चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है। तो ये एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा उस पर इन्फ्लुएंस होता है। और एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंसेस की वजह से ही पर्सन ये अंडरस्टैंड कर पाता है कि कहाँ कहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और कौन सी थ्रेट मार्केट में उसे फेस आउट करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस से वो इस चीज को इवेल्युएट करने में भी सक्षम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट। जो बिजनेस है वो एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमें भी पता है कि यहाँ पर बिजनेस बिना एनवायरनमेंट के कुछ नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर हमें किन किन की जरूरत होती है, हमें लेबर की जरूरत होती है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसके अलावा अदर कुछ और चीजें भी हमें चाहिए। तो ये सारे के सारे कहाँ से आएंगे, एनवायरनमेंट से आएंगे। तो एनवायरनमेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बिजनेस एक स्मॉलर प्लेस पे स्टैंड कर रहा है और वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेल करता है एनवायरनमेंट से इनपुट उनका, और उसके लिए जो आउटपुट जो बनकर तैयार है वो भी वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही अपने डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी उसको इस प्रोसेस में अपने आप के बिजनेस की ग्रो करवाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर उसे जो भी हो रहा है वहाँ पर उसे कुछ सरप्लस हो सकता है, फायदा ये हो सकता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाए या उसके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बन जाए, कि एक ब्रांड क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से उसको फायदे भी मिलते हैं और डिफरेंट तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आने से, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगने से वहां पर उसे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सेकेंड ये आता है कि फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कौन कौन से फ्रेमवर्क है, मतलब 3 फ्रेमवर्क में ये बोला गया है कि एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला इंपैक्ट डालता है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस नेचर का है। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट हम जिसमें खड़े हैं हमें उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, तो वो अनसर्टेनिटी हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट से कंपैरिजन किया जाता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस एनवायरनमेंट में स्टैंड अप कर पाएगा या नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि एनवायरनमेंट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि एनवायरनमेंट कैसा है, वो हमारे बिजनेस के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस डालेगा इसे चेक करना है। हमने ये देखा कि हमारा एनवायरनमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। अब ये देखना है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस डालता है। तो उस इन्फ्लुएंस के लिए हम क्या करेंगे, उसकी ऑडिटिंग करेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे, उसको पूरी तरीके से स्टडी करेंगे कि हाँ इन फैक्टर्स का हमारे बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमने इसकी क्या की, ऑडिटिंग कर ली, एनवायरमेंटल इश्यूज जो थे, इन्फ्लुएंसेस थे, उनकी ऑडिटिंग कर ली। और लास्ट में क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत नियर बाई एनवायरनमेंट का जो पार्ट बहुत नियर बाई है, जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमने एनालाइज किया कंपटीशन को डिफीट करने के लिए। थर्ड में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन को डिफीट करना, इसमें हमारा पर्पस बन गया है। तो देखा जाए तो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस के लिए हमने 3 चीज़ों की स्टडी की। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट का कंपैरिजन किया, सेकंड में हमने उसकी ऑडिट की, उसका रिव्यू किया कि उसके क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ने वाले हैं, और थर्ड में कंपटीशन को डिफीट करने के लिए इमीडिएट जो नियर बाई जो एनवायरनमेंट है उसको हमने स्टडी किया। तो कुल मिलाकर के ये 3 जो है वो फैक्टर्स है एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस को जानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरनमेंट को एनालाइज क्यों किया जाता है, एनवायरनमेंट को एनालाइज क्यों किया जाता है। एनवायरनमेंट को एनालाइज करना आपको अब तक तो समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, अपने बिजनेस को अगर सर्वाइव करवाना तो एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेकेंड ये आता है कि बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकल सकते हैं, उसके लिए आपको वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके जो प्लस पॉइंट्स है उनको आपको स्टडी करना होता है। तो वो आपको एनवायरनमेंट से पता चल सकता है। एक आता है कि आपको प्लानिंग करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर जो कस्टमर है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कितना हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस मार्केट में स्टैंड अप कर पाएगी। तो प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में खड़ी हैं उनको समझ करके स्ट्रेटेजीज जो बनानी है वो काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट की यूटिलिटी, उपयोगिता क्यों है, उसकी उपयोगिता है अपॉर्चुनिटीज को एंटिसिपेट करना, प्लान्स बनाना, उनके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाना। अब आता है कि इसका पर्पस क्या है।
एनवायरमेंटल एनालाइज करने का पर्पस क्या है? पर्पस है कुछ 3 चीजों में इसको बांटा गया है। पहला ये बोलता है कि एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। अब अगर एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, उन चेंजेस को हमने एक्सेप्ट नहीं किया या उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो ऐसे में हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे। हमारा बिजनेस है वो एनवायरमेंट में जो चेंजेस है अगर उनको कोरिलेट नहीं कर पा रहा है तो मार्केट में स्टैंड अप करना मुश्किल है। तो पहला ये कि उसके चेंजेस को स्टडी करना। सेकंड ये कि हमें डिसीजन मेकिंग लेनी है, हमें डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रेटेजीज बनानी है। किसके बारे में? इनपुट के बारे में। इनपुट के बारे में कैसे लेंगे कि वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एनवायरमेंट से, और फिर हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि जहां से जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके बाद हम ये इस बेस पर ये डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ से हमें इनपुट कलेक्ट करना है, कहाँ से हमें उसको अरेंज कर सकते हैं, कितनी रेट में ये हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो स्ट्रेटेजी हमें बनानी है इनपुट को लेकर के, वो भी एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। और लास्ट में आता है कि हमने चेंजेस ले लिए, एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन ले ली, और लास्ट में स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कैसे हम चैलेंजेस को फेस करेंगे, कैसे हम चैलेंजेस को फेस करेंगे और कैब हम एक न्यू व्यू पॉइंट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर लेकर के आएंगे। अगर कुछ चेंज करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। पहले हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और अब हम बोल रहे हैं कि हमने एक स्ट्रेटेजीज बनानी है, हमें एक ऐसा प्रोसेस करना है जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरमेंट के अंदर चैलेंजेस को फेस कर पाए। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स एनवायरमेंट को एनालाइज करने की। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग का मतलब आप अगर बात करें तो हम स्कैनर बोलते हैं। तो स्कैन क्या करते हैं? हम जो एक पर्टिकुलर चीज है उसके इमेज बिल्डिंग करते हैं। हम वहां से उसका क्या करते हैं, हम उसको पूरे के पूरे उस पेज के, अगर हम किसी पेज का स्कैन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उस पेपर के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसे A to Z कवर कर लिया है, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी चीज उसमें छूटती नहीं है और वो उसमें कैप्चर हो जाता है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग ये बोलता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर हमारे बिजनेस को जो डिसीजंस हम ले रहे हैं, बिजनेस के हमने जो डिसीजन लिए हैं उनसे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी या कोई थ्रेट अवेलेबल थी, उसके बारे में हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हम ये निर्णय ले पाए, हम ये प्रोसेस कर पाए कि उसको कैसे मॉनिटर करना है। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि सबसे पहले तो एक बिजनेस था, उसकी हमने स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी किस रिगार्डिंग बनाई? डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। उसके लिए हमने 2 चीज़ों की स्टडी की, उसकी अपॉर्चुनिटी की स्टडी की और थ्रेट की स्टडी की। थ्रेट की स्टडी करने के बाद हमने ये सोचा कि इनको मॉनिटर कैसे किया जा सकता है। इनको मॉनिटर करने के लिए हमने प्लानिंग करी कि ये हमारी थ्रेट्स है और ये हमारी अपॉर्चुनिटीज है, इनको कैसे मॉनिटर करें एनवायरनमेंट के अंदर के। तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैनिंग। एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर ली हमने, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया। किसके रिगार्डिंग किया? एक ऐसी प्रोसेस हमने की स्कैनिंग करने के लिए जो मॉनिटर कर सकती है, जिसके थ्रू हम मॉनिटर करेंगे किसको? अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को जो हमारे पास अवेलेबल है। किस वजह से? क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी बनानी है डिसीजंस के लिए, हमें डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो उसके लिए हमने इन सब चीजों की स्टडी की, एक प्रोसेस फॉलो किया, उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ओके, यहाँ पे एक प्रोसेस ये दी गई है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग की जो स्ट्रेटेजीज है उसके लिए सबसे पहले एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की जाती है। एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के अंदर इनपुट्स इंक्लूड होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स और होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। देन आफ्टर जो भी हमारे पास अवेलेबल थी उनको हमने एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया। एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल था या जो चीज़ें अफेक्ट आ रही थी उनको हमने देखा, फिर उनका चेंजेस को हमने अंडरस्टैंड किया। लास्ट में हमने स्ट्रेटेजी अगर बना रखी थी तो उसे चेंज कर लिया या फिर न्यू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली। तो ये एक प्रोसेस है एनवायरमेंट स्कैनिंग की, जिसके द्वारा स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट की स्कैनिंग से रिलेट करते हैं। एनवायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें नोटिस आती है। पहला टर्म आता है इवेंट्स का। इवेंट का मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट, पर्टिकुलर घटना जो हो चुकी है किसी भी वजह से, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकती है, वो कहीं पर भी हो सकती है, एनवायरमेंट का पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसे या तो खत्म किया जा सकता था या फिर हम उसे हैंडल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा घटनाक्रम, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इवेंट।
सेकंड आता है आपका ट्रेंड। ट्रेंड के नाम से कि ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मतलब मार्केट में उसका क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, एक पर्टिकुलर चीज चल रही है, मतलब वो रनिंग में है। ये क्या है, एक रनिंग सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि आज की एक पर्टिकुलर डेट को ये काम हुआ है, नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें उसका जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड बोलेंगे। ट्रेंड कैसा भी हो सकता है, फैशन को लेकर के भी कोई न्यू ट्रेंड आ सकता है, टेक्नोलॉजी को लेकर के आ सकता है, कंज्यूमर का बिहेवियर भी उस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, तो उसके इम्पैक्ट अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव ऑन करना, एक प्रोसेस में चेंजेस करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इश्यू। इश्यू बोलता है कि जो रिजल्ट निकल करके आया, एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ हो, उसका आपके कंसर्न पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या रिजल्ट निकल करके आया। इवेंट हुई, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, या कोई ट्रेंड मार्केट में चेंज हुआ, उसकी वजह से आपके सामने क्या प्रॉब्लम आई है या फिर क्या रिजल्ट निकल करके आया है। तो जो एंड रिजल्ट है, इश्यूज क्रिएट हो गए, हम क्या बोलते हैं, इश्यूज क्रिएट हो गए, तो वो क्या रिजल्ट है, क्या उसका इफेक्ट है, वो हम स्टडी करते हैं इश्यू के अंदर। आइडेंटिफाई करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को जो सामने आई है, और जो प्रॉब्लम्स आई है उनको उसके हिसाब से हम हमारी बिजनेस को कैसे कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इन सब के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। और लास्ट में आता है आपका एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस डिमांड, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, हमें जो हमसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो भी पार्टीज हैं, जिनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो पार्टीज हमारे बिजनेस से क्या उम्मीद रखती हैं, उन्हें क्या क्या जरूरतें हैं हमारे बिजनेस से, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस के अंदर कवर्ड होती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट। अब हम ये बोलेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से जो भी घटनाएं हुई हैं या जो भी चेंजेस हुए हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले वो एनवायरनमेंट को अंडर इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा, और उसके हिसाब से अपने आप को मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। सेकेंड, वो जो फैक्टर्स हैं उसके ग्रोथ से रिलेट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं, बहुत नियर बाई जो है उनको आइडेंटिफाई करेगा, और उनके अंदर वो कंट्रोल करने की या उनके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 3 क्लासेस ऑफ रेस्पॉन्सेज डिस्क्राइब किए गए हैं, कि 3 ऐसे रेस्पॉन्सेज हैं, कैसे वो रेस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में 3 बोले गए हैं। पहला बोलता है कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्सेज, कॉम्पिटिशन को लेकर के। मार्केट में जितना ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव मार्केट है और उसमें बहुत जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हैं, वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्सेज को हैंडल करती है, क्योंकि वहां पे उन्हीं को कंपटीशन से डर रहता है, क्योंकि उन्हें करना क्या है, उन्हें फर्म से उन्हें प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट तभी कमा सकती है जब उनका कॉम्पिटिटर उनसे कम हो। तो यहाँ पे बोला कि कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्सेज किससे रिलेट करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग जो फर्म्स होते हैं उनसे रिलेट करते हैं। सेकंड ये कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करते हैं, उनके पोजिशन को एनालाइज करते हैं, उनके डिसीजंस को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर अपने डिसीजन पे पहुंच पाते हैं, अपनी प्लानिंग कर पाते हैं कि कैसे क्या वर्क किया जा सकता है, कौन सा एक्शन लेना सही है। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सेज। एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सेज ये होते हैं कि जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, क्या पॉलिसीज बनानी है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बजट कैसे होगा, कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे क्या है, ये सारे उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब उसके इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मिशंस को कंप्लीट करने के लिए इन सब की जरूरत होती है। तो इन सबको मैनेज करने की जो प्रोसेस है, जो इन सब के टूवर्ड्स जो एनवायरमेंट का रिएक्शन है, उसे हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सेस। और लास्ट आता है कलेक्टिव रेस्पॉन्स। कलेक्टिव रेस्पॉन्स ये बोलता है कि जो एनवायरमेंट से हमें अनसर्टेनिटी मिली है, या उसके अलावा हमने एनवायरमेंट से कुछ और चीजें ली हैं जिनके ऊपर हमारी क्या है, इंटरडिपेंडेंस। एनवायरमेंट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी क्या है, इंटरडिपेंडेंस। तो इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके ऊपर जो इनसे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स आई है उनको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, हो सकता है उसके लिए उसे बहुत सारे एक्शंस लेने पड़े। उन एक्शंस में क्या हो सकता है, एक तो वो बार्गेनिंग पावर अपनी गेन कर सकता है, उसके अलावा वो किसी के साथ जॉइंट वेंचर में शामिल हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकता है। तो ये क्या है, ये बहुत सारे एक तरीके हैं जो कलेक्टिव रेस्पॉन्स, मतलब एक
कोलैबोरेटिव मैनर में एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए कह रहा है एनवायरनमेंट में कोई भी सिचुएशन आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उसे हैंडल करने के लिए वो इंडिविजुअल ना होकर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई इसी एग्रीमेंट में एंटर कर जाता है। बहुत सारी मेथड्स उसमें दी गई है, उसमें एक साथ कई लोग मिलकर के कोई फॉर्म बनाते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लिया या फिर किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भी इस पर्टिकुलर वर्क को हम साथ में करने वाले हैं, या फिर अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा वो उसके प्रॉब्लम्स को क्या हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आपको दूसरों के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। सेकंड, यहाँ पे कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि इस टास्क में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हमें क्या करना होता है, फेस आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि कैसे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग बिजनेस का क्या रेस्पॉन्स होता है।